वेलकम गाइस, आपको फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। मैं हूं दीपक सिंह और आप देख रहे हैं एग्री लर्नर्स पॉइंट। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर लाइव टेस्ट सीरीज, जिसका सेशन नंबर सेकंड आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन या फिर प्लेलिस्ट में आपको हर एक पार्ट अवेलेबल मिल जाएगा। वहाँ से आप सभी पार्ट को आसानी से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। इससे पहले एक बात याद रखना, अगर आप नए नहीं हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें नोटिफिकेशन नहीं आता है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन जब ही आएगा जब आप चैनल को तो सब्सक्राइब किए हो, लेकिन जो पास का जो नोटिफिकेशन का आइकन है इसे आपने घंटी, ठीक है, बेल आइकन तो जानते होंगे, तो वहाँ पर उसे क्लिक कीजिए, तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अदरवाइज़ नहीं मिलेगा तो एक बार चेकआउट कर लीजिए। अगर बेल आइकन दबा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसे प्रेस कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आने लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत में सर्वाधिक कौन से मानसून से वर्षा होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपको ऑलरेडी ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो जल्दी से बताइए कि भारत में सर्वाधिक कौन से मानसून से वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी से, दक्षिण पूर्वी से, दक्षिणी पश्चिमी से या फिर उत्तरी पश्चिमी से। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा कि जो सर्वाधिक रेनफॉल होती है भारत में ये होती है दक्षिण से पूर्वी जो मानसून आता है इसी के द्वारा होती है। ठीक है, किससे होती है दोबारा से देख लीजिए, दक्षिण से पूर्वी जो मानसून आता है इसी के माध्यम से सर्वाधिक रेनफॉल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ओक्स एमाइड। ठीक है, ओक्सामाइड भी बोल सकते हो, ओक्स एमाइड भी बोल सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे बोल सकते हो। तो इसमें आपको पूछा गया है कि ओक्स एमाइड में कितने % नाइट्रोजन कंपोनेंट होता है। तो जल्दी से बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं 31, 42, 36 या फिर 48। आपको क्या लगता है कि इसमें नाइट्रोजन कंटेंट है कितना होता है, कितना % होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसमें होता है, जिसने भी सी ऑप्शन दिया था उन सभी का राइट आंसर है, क्योंकि इसमें होता है 36.8% नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, लगभग आप सभी बता दोगे। तो पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि सिंचाई जल के साथ उर्वरकों को देना क्या कहलाता है। क्या पूछा गया है, याद रखिएगा, सिंचाई के साथ। ठीक है, सिंचाई के साथ जब हम इरिगेशन देते हैं तो उसके साथ साथ अगर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, उर्वरक का, मतलब फर्टिलाइज़र का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उस टर्म को हम किस नाम से जानेंगे। कॉमन क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ऑलरेडी ये एग्जाम से पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। वैसे यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा ये सी ऑप्शन रहेगा, फर्टिगेशन कहते हैं। ठीक है, एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि सिंचाई के साथ अगर हम बात कर रहे हैं किसका, फर्टिलाइज़र का, मतलब उर्वरक अगर हम दे रहे हैं तो उसे बोलेंगे फर्टिगेशन। ठीक है, फर्टिलाइज़र अगर हम साथ दे रहे हैं इरिगेशन के तो उसे हम क्या बोलेंगे, फर्टिगेशन बोलेंगे। अगर हम याद रखिएगा सिंचाई के साथ क्या कर रहे हैं, सिंचाई के साथ अगर हम हर्बिसाइड का यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, हर्बिगेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हर्बिगेशन बोलेंगे। ठीक है, इन 2-3 टर्म का याद रखिएगा कि अगर हम फर्टिलाइज़र देते हैं तो उसे बोलते हैं फर्टिगेशन, अगर हम हर्बिसाइड देते हैं तो उसे बोलते हैं हर्बिगेशन। और एक और टर्म यहाँ पर आपको दिख रही है, टॉप ड्रेसिंग। तो टॉप ड्रेसिंग का मतलब होता है कि खड़ी फसल में, ठीक है, खड़ी फसल में अगर हम किसी भी उर्वरक का स्प्रे करते हैं, ठीक है, स्प्रे करेंगे, खड़ी फसल है तो स्प्रे ही करेंगे, कॉमन सी बात है। तो ये जो स्प्रे करते हैं इसी को हम बोलते हैं टॉप ड्रेसिंग। ठीक है, दोनों तीनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैक्सिको में मक्का के वैज्ञानिक है, इनको क्वालिटी प्रोटीन मक्का के लिए सन 2000 में विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया था, लेकिन वो साइंटिस्ट कौन है। ठीक है, उस साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पर आपको पूछा गया है कि मक्का का ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिसे क्या दिया गया है, सन 2000 में विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, क्वालिटी प्रोटीन मक्का के लिए दिया गया है। तो आसानी से बता दीजिए यार, आपको ये तो पता होगा कि क्वालिटी प्रोटीन मक्का है, इसे डेवलप किसके द्वारा किया गया था, जल्दी से बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, एक बार देख लीजिए कि डॉक्टर गुरदेव सिंह, प्रोफेसर लोंगपिंग यांग, डॉक्टर MS स्वामीनाथन या फिर डॉक्टर SK वत्सल। तो क्या लगता है आपको इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो बिल्कुल आपका जिसने भी यहाँ पर डी ऑप्शन बताया है उसका बिल्कुल राइट आंसर है SK वत्सल। आप इतना याद रखिए कि क्वालिटी प्रोटीन मक्का है, ये डेवलप किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर SK वत्सल के द्वारा।
इसलिए याद रखिएगा एस के वत्सल को क्या दिया गया है, खाद्य विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। कब दिया गया है, सन 2000 में दिया गया है। ठीक है, याद रख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर कम स्टूडेंट ही प्रेजेंट रह पाते हैं, लेकिन क्यों, इसमें आपकी भी तो कुछ कमी है, तो थोड़ा सा सपोर्ट आप कीजिए, थोड़ा सा हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना हो सके आप जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें आपको इस क्लास को शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर लाइव सेशन को अटेंड कर पाए। ठीक है, तो जल्दी से ज़्यादा स्टूडेंट को ऐड कीजिए, ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट हो सके इस क्लास से। ठीक है, और कुछ मत करो, बस शेयर तो कर सकते हो। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, आपका जितने भी सोशल मीडिया है, चाहे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कुछ भी होगा, वहाँ पर शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर ऐड हो पाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है ट्रिपल फसल प्रणाली की फसल सघनता कितनी होती है। तो इसको हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है ट्रिपल फसल। ठीक है, तो ट्रिपल फसल की तो डायरेक्ट आप यहाँ पर 300% हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई याद वाली तो बात है नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको पूछा गया, याद रखिएगा, कि एक वर्ष में खेत में एक से अधिक फसलें उगाना क्या कहलाता है। क्या पूछा गया है, आपको दी गई है 1 साल। ठीक है, एक वर्ष में हम एक से अधिक फसल ग्रो कर रहे हैं, उगा रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, यही तो पूछ रहा है। तो कॉमन सेंस की वाली बात है, इसमें कोई याद करने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉमन सेंस लगा लीजिए। इतना तो आपको पता होगा कि अगर हम एक खेत में एक से अधिक फसल लगाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगल बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना, सिंगल तो केवल एक फसल लेंगे उसको बोलेंगे। ठीक है, तो 16 होता है एक के लिए, तो ये तो हमारा होगा नहीं। मल्टी बोलते हैं, क्या ये राइट आंसर होगा। मोनोकल्चर का मतलब होता है, याद रखिएगा, कि लगातार एक ही फसल को, ठीक है, लगातार एक ही फसल को वर्ष भर लेना। या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि इस साल हमने क्या लिया, गेहूँ लिया, उससे नेक्स्ट साल हमने क्या लिया, फिर से हमने गेहूँ लिया, उससे नेक्स्ट साल हमने क्या किया, फिर से हमने गेहूँ ले लिया। तो ये जो फसल प्रणाली है ये किसके अंतर्गत आती है, याद रखिएगा, ये आती है मोनोकल्चर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है, मोनोकल्चर, मतलब साल भर साल उसी एक फसल को बार बार रिपीट करना। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है। और मोनोक्रॉपिंग, सोलो क्रॉपिंग, ये लगभग सिमिलर वर्ड होते हैं। ठीक है, सभी में एक फसल के लिए ही यूज़ किए जाते हैं ये सभी टर्म। तो इसलिए हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, क्या होगा हमारा राइट आंसर यहाँ पर। तो इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर रहेगा ये होगा मल्टी क्रॉपिंग। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा हमारा, मल्टी क्रॉपिंग हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें मल्टी आ रहा है, तो मल्टी का तो मतलब आप समझते हो कि एक से अधिक। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए एक है तो उसे हम सिंगल बोलेंगे, फिर हम डुअल बोलेंगे, उसके बाद में हम मल्टी तो बोलेंगे। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो मल्टी मतलब 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ लेना एक वर्ष में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ पर स्थित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। कि भोपाल मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश। IISS मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि एगर शब्द का अर्थ क्या होता है। क्या पूछा गया, याद रखिए, एगर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आपने ये तो पढ़ा होगा कि हॉर्टिकल्चर वर्ड है, ये किस भाषा से लिया गया है, इसका मतलब कौन सा वर्ड किससे लिया गया है। ठीक है, सभी ने पढ़ा है। एग्रीकल्चर का भी आपने पढ़ा होगा, तो एग्रीकल्चर है। ठीक है, उसमें एगर तो जुड़ा है। तो जल्दी से बताइए एगर का मतलब क्या होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं कि सोइल होता है, फील्ड होता है, कल्टीवेशन होता है, या टू स्टडी को बोलता है। किसको बोलते हैं, अर्थ क्या होता है, एक्चुअल में इसका अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, एगर का मतलब सोइल से लिया जाता है। ठीक है, किससे लिया जाता है, सोइल से लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पर बात करेंगे कि भेड़ पालन कब प्रारंभ हुआ था। मतलब इसकी शुरुआत कब से हुई है, जब से हम भेड़ पालने लगे हैं। यहाँ पर कुछ वर्ष आपको दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 8700 ईसा मीटर ईसा पूर्व। ठीक है, यहाँ पर जो यूनिट ली गई ईसा पूर्व, तो ईसा मसीह आप जानते होंगे, तो ईसा मसीह के जन्म के इतने साल पूर्व। ठीक है, इसका मतलब होता है उसके जन्म से इतने साल पूर्व। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इनको बोलने में तो कोई फ़ायदा है नहीं, इसे आप डायरेक्ट ही नोट कर लीजिए कि जो भेड़ का पालन है ये 8700।
ठीक है, इतनी साल है, ईसा पूर्व है मतलब ईसा मसीह के इतने साल पूर्व से भेड़ पालन का जो प्रारंभ है ये हो चुका था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रीन सिटी किसे कहते हैं। तो ग्रीन सिटी बिल्कुल गांधीनगर को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन से मानसून से वर्षा होती है। क्या पूछा गया है, राजस्थान में सर्वाधिक कौन से मानसून से वर्षा होती है। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी। क्या लगता है आपको कि राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका। और आज की क्लास का आपका जो क्वेश्चन रहेगा यही रहेगा, तो इसका आपको डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि हर एक क्लास में आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि नहीं बताते हैं। तो भाई गलती ना करो यार, बता दिया करो। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक हो सके अगर आपको आता है उसका राइट आंसर तो बता तो सकते हो, इतना कोई टाइम नहीं लग रहा है। ठीक है, आप क्लास ले रहे हो तो क्लास लेते लेते भी आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो कि सर जी इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, आपके ही हित में होता है ये सभी क्वेश्चंस। तो कमेंट करने में कंजूसियाँ मत किया करो। ठीक है, कुछ नहीं जा रहा आपका, वहाँ पर फ्री में हो जाएगा मैसेज, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, तो कर दिया करो अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अनाज वाली फसलों की रानी किसे बोलते हैं। रानी है तो बिल्कुल मक्का को बोलेंगे। तो राजा किसे बोलते हैं। रानी तो हमने बोल दिया ना मक्का को, तो फिर राजा भी बता दीजिए आप। ऑप्शंस आपके सामने हैं, गेहूँ को ही बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेंगे कि खड़ी फसल में उर्वरकों को देना क्या कहलाता है। बिल्कुल अभी जो हमारा रिसेंटली जो क्वेश्चन किया था उसमें आपको बताया नहीं था कि खड़ी फसल है, अगर उसमें हम फर्टिलाइजर का स्प्रे करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, टॉप ड्रेसिंग बोलेंगे। ठीक है, खड़ी फसल में उर्वरकों को देना क्या कहलाता है, टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि राजस्थान कृषि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानसून है। यहाँ पर याद रखिए कृषि के लिए पूछा गया है, मतलब कृषि को जो सबसे ज़्यादा रोल निभाता हो वो कौन सा मानसून है। मतलब वो मानसून है ये कहाँ से उठता है, अरब सागर से उठता है, बंगाल की खाड़ी से उठता है, शीतकालीन से उठता है, फिर भूमध्य सागर विक्षोभ से उठता है। जल्दी से बताइए कि ऐसा कौन सा मानसून है जिसके कारण क्या होता है कि हमारी जो कृषि है, जो हमारी खेती है, उससे सबसे लाभ मिलता है, सबसे ज़्यादा उसी को लाभ मिलता है। वो जो भी मानसून आता है वो कहाँ से आता है, जल्दी से राइट आंसर बताइए। तो वो आता है, याद रखिए, बंगाल की खाड़ी से, जिससे क्या होता है हमारी जो खेती होती है, जो हमारी कृषि होती है, उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि गेहूँ में राज 1482 किस में राज 3077 के पौधे उगना किस खरपतवार का रूप है। यहाँ पर याद रखिएगा कि क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ लिया तो बिल्कुल आप आसानी से इसका राइट आंसर दे दोगे। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि गेहूं की फसल में हम क्या ले रहे हैं, एक वेराइटी ले रहे हैं राज 1482। ठीक है, ये फर्स्ट वेराइटी है, मतलब ए वेराइटी है, और 3077 क्या है, सेकंड वेराइटी है। तो आपने ये कंडीशन ज़रूर देखी होगी कि मान लीजिए कोई फसल है, उसी की किस्म में उसी की किस्म का अलग पौधा उग जाना क्या कहलाता है। कुछ याद आया होगा, अगर आपने एक बार भी पढ़ा होगा ना तो बिल्कुल आपको याद आया होगा कि अगर मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति, हमारा कोई फील्ड है, हमने कोई सी भी वैरायटी बोई, मान लीजिए गेहूं की खेती हम कर रहे हैं और राज 3077 का हमने पौधा उगा दिया, लेकिन राज 3077 के अलावा जो भी पौधा उग रहा है, चाहे वो गेहूं का ही हो, लेकिन वो किस अंतर्गत आता है, किस वीड के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा वो आता है अवांछित के अंतर्गत। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट समझना चाहो तो आप इसे बोल सकते हो ऑफ टाइप। ठीक है, मतलब जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, अगर वो पौधा उग जाए तो वो वीड कहलाता है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आती है कि उसी फसल की अन्य किस्म का पौधा उग जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑफ टाइप वीड बोलते हैं। और इनको निकालना क्या कहलाता है, याद रखिएगा रोगिंग कहलाता है। ठीक है, इन ऑफ टाइप वीड को ही निकालना क्या कहलाता है, रोगिंग कहलाता है। और रोगिंग क्यों की जाती है, आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के आपके 2 या 3 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं इसी एकमात्र क्वेश्चन से कि याद रखिए ऑफ टाइप वीड क्या कहलाते हैं, किसी फसल की किस्म में उसी फसल की अन्य किस्म का पौधा उग जाना। ठीक है, क्या कहलाता है, अवांछित खरपतवार।
ऑफ टाइप वीड कहलाता है, और इस ऑफ टाइप वीड को निकालना ही क्या कहलाता है, रोगिंग कहलाता है। रोगिंग क्यों की जाती है, रोगिंग आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए की जाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि साल दर साल एक ही फसल उगाना क्या कहलाता है। तो जैसे कि आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं बताया था, अभी आपने देखा 2 या 3 मिनट पहले हमने आपको यही क्वेश्चन बताया था कि साल दर साल अगर एक ही फसल को ले रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं आनी चाहिए। तो जल्दी से बताइए कि मोनोकल्चर बोलेंगे, ट्रिपल क्रॉपिंग बोलेंगे, सोलो क्रॉपिंग बोलेंगे या फिर मोनो क्रॉपिंग बोलेंगे। बिल्कुल आपको शुरुआत में ही बताया गया था, इसे हम बोलेंगे, याद रखिएगा, मोनो क्रॉपिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनो क्रॉपिंग बोलेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इसमें, कि गेहूं की सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, या फिर मुख्य अवस्था कौन सी होती है। मुख्य अवस्था का मतलब है सिंचाई की मुख्य अवस्था कौन सी है। ठीक है। ये क्वेश्चन तो ना जब भी आपने कोई सी भी बुक पढ़ी होगी ना, उसमें ये तो क्वेश्चन पक्का आया है। ठीक है। या फिर आपने ओल्ड पेपर अगर सोल्व किए हैं तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आया है। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसका राइट आंसर क्या होगा, CRI अवस्था। ठीक है। CRI अवस्था आप जानते हो, लेकिन इसकी ये फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म होती है क्राउन रूट इनिशिएशन। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, क्राउन रूट इनिशिएशन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। क्या पूछा गया है कि भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। MS रंधावा, MS स्वामीनाथन, डॉक्टर KL चड्डा या फिर डॉक्टर MH मोरी गौड़ा। किसे बोलते हैं, भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक किसे बोलते हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, 4th ऑप्शन, MH मोरी गौड़ा को ही भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कांसनी का वानस्पतिक नाम क्या होता है। कांसनी एक वीड होता है, तो इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। एकाइरेंथस एस्पेरा होता है, आइकोनिया क्रेसिसेप्स होता है, पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस होता है, सिंचोरियम इंटाइबस होता है। आसानी से बता दिया होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, सिंचोरियम इंटाइबस। ठीक है। सिंचोरियम इंटाइबस इसका नाम होता है, कांसनी का बॉटनिकल नेम। ठीक है। ये किसका होता है, पार्थेनियम, ये होता है गाजर घास का। आइकोनिया क्रेसिसेप्स किसका होता है, जलकुंभी का। किसका होता है, जलकुंभी का होता है। एकाइरेंथस एस्पेरा किसका होता है, किसका होता है, एकाइरेंथस एस्पेरा लटजीरा का होता है। किसका होता है, लटजीरा का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि देसी हल का आविष्कार कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2337 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 2900 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं देसी हल की, तो देसी हल का जो आविष्कार हुआ था, ये हुआ था, याद रखिएगा, 2900 मतलब 2900 ईसा पूर्व। ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है और एक कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि CPRI मतलब सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की गई थी। भोपाल मध्य प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, शिमला हिमाचल प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो इसमें भी टाइम वेस्ट करने की कोई बात है नहीं। आपको पता होगा कि शिमला हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश। क्या, CPRI की स्थापना कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश में की गई थी। ओके। तो चलिए आज की क्लास आई थिंक आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि वीडियो आज कैसे लगे आपको, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपके जितने भी जो फ्रेंड सर्किल है उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ नॉलेज मिल पाए। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय बाय, टेक केयर।